बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? हेलो, MA1 के भी जो है टॉपिक मैं ही पढ़ाऊंगा, MA1 का टॉपिक और FA1 दोनों। तो MA1 का जरा ये कोर्स आउटलाइन लिख लीजिएगा जरा। कॉस्ट यूनिट कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सेकेंड चैप्टर इज मटेरियल। और लेट भी आए हो तुम दो, 1 बजे क्लास है। और अब जो है ये फौरन ईद के बाद जो है 3 क्लासेस हैं वीक के अंदर। जिस दिन FA1 है, यानी FA1 जब भी होगी तो उसके साथ ही फौरन MA1 होगी। तो इंशाल्लाह हमारे 2.5-3 महीने के अंदर, विद इन 3 महीने में आप पेपर दे दोगे। अभी याद रख लो कि हम सिर्फ गैदर करने के लिए, आपको शायद पता होगा कि इंटर के पेपर खत्म हुए अभी 6 को, पता होगा। तो हमने कहा कि एक ही हमें फिर 2 सेक्शन स्टार्ट करने पड़ते, इससे अभी हमारा जो है एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था। तो इस वजह से शायद मैंने बताया भी था कि एक एक क्लास हमने ईद से पहले रखी थी। तो अब ये अलहमदिल्ला इधर भी 5-6 बच्चे ये ऑनलाइन में बैठे हैं, तुम लोग 4-5-6 15-20 बच्चों का एक बैच बन जाएगा हमारा। तो बस ये है कि आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए भाई। छुट्टी होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। नहीं हो ये अब ईद से पहले की लास्ट क्लास है, तो इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद एक बाकायदा टाइम टेबल मिल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली सुबह की क्लास होगी, फर्स्ट हाफ की। आना पॉसिबल होगा ना? 9 बजे, 9:30, 9:30। इससे कि इधर हमारी मेरे पास क्लास से 9:30 से स्टार्ट हो जाती है, 9 बजे भी हो जाती है। कहाँ से? कोई ऐसा 9 बजे तो सही है टाइम, कोशिश कीजिएगा। इससे कि हम जब तक बिल्कुल एक मोमेंटम पे नहीं आएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हमारे 3 दिन फिक्स हो गए और टाइम भी लॉक हो गया, तो एक खुद ब खुद एक कंटिन्यूसली वाली पढ़ाई हो गई। तो फिर आप इंशाल्लाह बोलोगे यार सर सब कुछ बेहतरीन हो गया ना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक है ना, मोमेंटम में आ जाओगे क्या है, किस तरह पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है। लिख लिया आपने? क्या है लिखा? कॉस्ट यूनिट कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जॉब बैज एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। 6 चैप्टर्स हो गए। अच्छा, ये अगर तुम लोग बुक में देखोगे BPP की जो सीक्वेंस है उसको मैंने आगे पीछे करा है। हम इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, उसमें किसी भी सेक्शन में कोई भी चैप्टर होगा जब वो खुद ब खुद समझ में आएगा जब बुक लेकर आओगे। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो इस तरह से जा रहा होगा। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है तो आसानी हो जाएगी। उन्होंने अपने हिसाब से बनाई ये बुक तो, लेकिन हम लोग अपने लिहाज से जो है बच्चों को बताते हैं। और फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लिखोगे सोर्स डॉक्यूमेंट एंड कोडिंग, चैप्टर नंबर 7। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग। थोड़ा तेज काम कर लो। कितने हो गए भाई? 8वां लिख लो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग। आगे लिख लेना ब्रैकेट में थ्योरी। ये तो हम पूरे पढ़ाने में वैसे भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन लास्ट में एक दफा फिर देख लेंगे। चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा बिजनेस, लेकिन पूरा क्या है? थ्योरी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा थ्योरी।
कितने चैप्टर हुए भाई? 9th लिख लें। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, आगे लिख लेना ब्रैकेट में थ्योरी। ये भी हमारे पूरे सिलेबस के अंदर पता नहीं कितनी मर्तबा वापस से बार बार रिपीट होगा। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। एक काम कर लेना, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, बोल तो रहा हूं कि ईद के अंदर अगर मौका लग जाए, जो मैंने बोला मुमकिन बात है, अगर मौका लग जाए ईद में, अगर फ्री टाइम हो, जैसे कि जब छुट्टियां पड़ेंगी डेफिनेटली बहुत मैं तो बहुत बिजी होता हूँ, सच्ची बात है कि मैं, लेकिन तो वहाँ पर अगर टाइम मिल जाए तो ये चैप्टर नंबर 1 और 2 जो मैंने बताया अभी, ये थ्योरी वाले, इसको पढ़ लेना ऐसे ही, सिर्फ थ्योरी है, एक इंग्लिश है, पढ़ लेना जरा। हम तो खैर बताएंगे ही, लेकिन आपके लिए अगर हो जाए तो। इसके आगे क्या लिखा आपने? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्या है? नंबर कौन सा है? 10th लिख लें। द बेसिक ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट। द बेसिक ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट। और लास्ट लिख लो, कितने हो गए? 11 चैप्टर है हमारे। कितने? एक्सेल, बिल्कुल सही कह रहे बेटा। यूजिंग स्प्रेडशीट टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। यूजिंग स्प्रेडशीट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। नए चैप्टर पे जाए, नए पेज में जाइए और हेडिंग डालें कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। पहले चैप्टर की हेडिंग डालें कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। मेरे ख्याल से सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि आज से ही हम बिल्कुल धुआंधार पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चैप्टर का सबसे बेसिक और समझ लो कि तुम्हारे पास मेन चैप्टर, हेडिंग डाल दो कॉस्ट यूनिट। किसकी हेडिंग डालोगे? चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने कौन सा? कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और सबसे पहले मेन हेडिंग आएगी किसी सी? कॉस्ट यूनिट। लिखिएगा जरा इसमें 2 लाइनें। अ कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ कॉस्ट, a cost unit is a unit of in which we measure the cost of that particular unit. A cost unit is a unit of cost in which we measure the cost of that particular. क्या बोल रहा है? क्या मुश्किल बात है? क्या है? बात की बात है, और करके लिख लो। A cost unit is a unit of cost in which we ascertain, ascertain का मतलब होता है दरियाफ्त करना, मालूम करना, ascertain। हाँ हाँ, डिस्कवर, वेरी गुड। दरियाफ्त करना। A cost unit is a unit of cost in which we ascertain the cost of that unit. ये 2 डेफिनेशन है सबसे मेन, बड़ी ही टेक्निकल बात और बड़ी जबरदस्त बात, समझने वाली। A cost unit is a unit is something. A cost unit is a something in which we measure the cost of that particular unit.
जितना मैं समझाऊं और उसको समझाने के लिए सबसे आसान डेफिनेशन एग्जाम्पल है, याद रखना है तो इंशाल्लाह तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसा प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर को बेचा जाता है, जैसा प्रोडक्ट एंड कस्टमर को बेचा जाता है, तो उसकी कॉस्ट भी उसी मेजरमेंट या टूल पे निकालना, वो उसका कॉस्ट यूनिट कहलाता है। सर क्या मतलब? बहुत आसान सी बात, बल्कि मैं तो ये बोलता हूं कि ये इस कॉस्टिंग का तो असल काम जो है हमारे जो बिल्कुल जाहिल और ना पढ़े लिखे जो ये हॉकर्स हैं, यानी कि रेड़ी वाले, सब्जी फरोश और फल फरोश, वो इससे हमसे ज्यादा भी अच्छी कॉस्टिंग कर लेते हैं। सर क्या मतलब? एप्पल्स किसमें बेचे जाते हैं? पर केजी। चावल खरीदने जाते हैं पर केजी, लेकिन दूध लेने के लिए जाते हैं तो पर लीटर, तकरीबन किलो के दरमियान होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। कपड़ा खरीदने जाते हो पर मीटर मिलता है, पर यार्ड मिलता है। जो कच्चा कपड़ा है, अगर तुम जो कुर्ता शलवार बनवाते हो 4 मीटर में, हम कभी किसी तारिक रोड की शॉप पे जाते हैं, यार ये कैसे रुपए मीटर कपड़ा है, कितने रुपए मीटर कपड़ा है समीर? तो मेरा सवाल ये है, जिसने वो कपड़ा बनाया है उसको भी पता है कि इसका कॉस्ट यूनिट पर मीटर है। अब समझने में तुम्हें जिंदगी भर आसानी हो जाएगी कि कपड़ा पर मीटर बनता है। पर मीटर 36 सेंटीमीटर होता है या 38 सेंटीमीटर होता है या 48 होता है, पता नहीं, 36 सेंटीमीटर होता है। मेरा सवाल ये है, जो भी अलकरम वाले हैं, गुल अहमद वाले हैं, जिसने जे डॉट वाले हैं, जो भी अनस्टिच कपड़ा बना रहा है, जहां से भी वो बना है, उसके कॉस्ट अकाउंटेंट ने, या उस कॉस्ट अकाउंटेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो उसकी पर मीटर हमें कॉस्ट निकाल कर दें। पर मीटर कपड़ा बनाने में कितना धागा लगा, कितने रुपए का? 1 मीटर कपड़ा बनाने में कितना डाइंग हुई, यानी कि आपका कलर कितना लगा? 1 मीटर कपड़ा बनाने की लेबर ने कितने पैसे लिए? 1 मीटर कपड़ा बनाने में लाइट कितनी लगी? 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्री के खर्चे कितने हुए? 1 मीटर कपड़ा बनाने में ट्रांसपोर्टेशन कितनी लगी? ओ भाई, इसको सबको पर मीटर में लाओ। सर ये तो बड़ा मुजाहिदा है। जी हाँ, यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग है। सर क्यों? वो कपड़ा एंड कस्टमर में किस तरह बिकता है, तो उसकी कॉस्ट यूनिट भी निकालना पर मीटर आपकी जिम्मेदारी है। पर मीटर कपड़ा पैक करने के कितने पैसे होंगे? पर मीटर कपड़ा बनाने के लिए पैकिंग का कितना मटेरियल लगेगा? सिर्फ जरूरी नहीं कि पर मीटर यानी कपड़े की एग्जांपल, तो आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। हम लोग जूते खरीदने के लिए जाते हैं, डिस्प्ले पे जूते होते हैं, हमें कोई जूता अच्छा लगा, चप्पल अच्छे लगे, सैंडल अच्छे लगे, हमने कहा क्या प्राइस है भाई? तुम्हारा नाम भूलिए मैं, अली। सब बोलने वाले के भी मकसद पर पेयर है, क्या ख्याल है? उसने कहा 5,000 के हैं। ओके, पूरा जुमला हम शायद नहीं बोलते, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पर पेयर ऑफ शूज। अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस। मैं पूछना यार ये कितने के हैं जूते, कितने के हैं जूते? मेरा पूछने का मकसद अली से पर, अली का बताने का मकसद भी। हर कोई बच्चा, हर कोई बंदा पूरी पूरी बात नहीं करता यार। सेब वाले से ही हम बोलते हैं, हाँ भाई क्या हिसाब लगाए? उसने कहा 150 रुपए। बताने वाले का मकसद भी पर केजी, समझने वाले का मकसद भी पर केजी, तो उसका कॉस्ट यूनिट भी पर केजी। तो मेरा बच्चे, जब हमने जूते का, कभी ऐसा जिंदगी में हुआ है हमने कोई जूता निकाला, उसने कहा 5,000 का, हमने पहना, सही लगा, घर आए तो सीधे पैर का है, उल्टे पैर का ना हो, हम दुकान वाले के भाई बोल रहे 5,000 और दो, फिर उल्टे पैर का दूंगा। ऐसा हुआ है कभी जिंदगी में? टमाटे मारेंगे बहुत जोर जोर से। जब पैसे पूछे थे तो मेरे ख्याल से पर पेयर के ही पूछे थे, और उसको देना भी। वजह ये है कि जिसने ये शूज बनाए हैं मेरे बच्चे, उसने कॉस्टिंग भी पर पेयर के हिसाब से करा है। दोनों जूतों में कितना चमड़ा लगेगा,
दोनों जूतों में सोल कितने का लगेगा, पर पेयर बनाने के लिए लेबर ने कितने पैसे दिए। अच्छा, ये दुनिया का नेचुरल फिनोमिना है, ये तो अब दुनिया बनाए हुए इतने साल हो गए तो सब चीजें स्टैंडर्ड पर ही चल रही है। सर क्या मतलब, जूते बनाने वाले जो लेबर मिलेगी, जूते बनाने वाली जो, तुम्हारा नाम भूल गया मैं, शहीद, वो भी तुम्हें पर पेयर के ही पैसे बताएगा। बड़ी प्यारी एग्जाम्पल, इतनी करोड़ों एग्जाम्पलें याद रखना समीर, तो आपको खुद ब खुद पूरा कोर्स हो जाएगा। आप बोलोगे सर पूरा कोर्स हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम टेलर के पास जाते हैं, टेलर के पास बहुत सारे कारीगर बैठे होते हैं जो कुर्ते शलवार सी होते हैं हमारे, और जो सूट सी होते हैं। कभी आप उस जो टेलर है, जो मास्टर है, उससे जरा पूछो ये कारीगर किस हिसाब से रखे, बोलेगा पर सूट के इतने पैसे लेते हैं। उनको भी पता है पर सूट में शलवार और कमीज बनाने के इतने पैसे दूंगा। नहीं, यही बात समझे, ये दुनिया का नेचुरल फिनोमेना है। कुर्सी पर पीस के हिसाब से बिकती है, इसकी लेबर भी पर पीस के हिसाब से सेट होगी। शूज बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर जो लेबर है वो पर पेयर ही पैसे लेगी। सॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर जो लेबर है वो पर पेयर ही पैसे लेगी। एक लड़के ने बड़ा शानदार सवाल किया, अली सर अगर वो पर पेयर नहीं ले रहा, वो जो है पूरे दिन के पैसे ले रहा है, लाओ मैं तुम्हें कॉस्टिंग सिखा दूं। अल्लाह पाक ने अकल दी है, तो एक दिन के उसकी दिहाड़ी है 1000 रुपए। अली ने कहा सर जरा कॉस्टिंग बता देना मुझे, सुबह 8 बजे आता है, रात को 8 बजे जाता है, और पूरे दिन क्या सीता है, सॉक्स, पूरे दिन क्या सीता है, और डेफिनेटली सॉक्स वो पर पेयर ही सी रहा होगा। पहले सीधे पैर के, ऐसा नहीं हो कि पूरे दिन सीधे पैर के सिए उल्टे पैर के सिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या पहले हो सकता है सारे सीधे पैर के सी दिए और फिर उल्टे पैर के, लेकिन दोनों के साइज तो सेम होने चाहिए ना यार। बच्चे के मोजे इतने होते हैं, बड़ों के इतने बड़े बड़े मोजे होते हैं, जो भी है। बोला सर अगर सॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री ने जहीर एक बंदा, बोला सर उसकी फिर हम कॉस्टिंग कैसे करेंगे। यार आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, अकल वाले हो, 1000 रुपए लिए उसने पूरे दिन के। सही ने बोला सर इसकी कॉस्टिंग कैसे करें। मैंने कहा सुबह 8 से रात को 8 बजे तक कितने सॉक्स बनाए उसने। बोला सर 500, मिसाल 500 सॉक्स बनाए, तो जोड़ी के हिसाब से 250। नहीं, यही बात समझे, 1000 को डिवाइड कर दो 250 से, पर पेयर की सॉक्स की लेबर पता चल गई। कौन सा रॉकेट साइंस है। नहीं, यही बात समझे। अभी ये वो कल की बात बता रहा हूँ, सारे दोस्त यार गए थे, वो इंटीरियर चले गए बकरे लेने के लिए। तो बोले सर आपके 2 बकरे ले आऊं, वो हर साल मेरे लिए आता है, तो जैसे तस्वीर खींच के दे देता है, वो 18-20 बकरे ले आते हैं। अब कौन ख्वारी करने जाए, उनको पैसे दे दो, तो ट्रस्ट वाले स्टूडेंट ही है अपने। और वो होता ये है, तो बकरे ढूंढते हैं बेचारे, इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, अल्लाह बेचारे, सुबह से गए हुए थे, रात को 10-11 बजे, और वो फिर ट्रक में डाल के ले आए। और वो ट्रक का जो किराया लगा, उसने मुझसे बताया कि शायद मीरपुर खास से आगे से ले आया है, 18,000 रुपये ले गए सुजुकी के। वो लड़ झगड़ के 18,000 रुपये में, बहुत दूर, 520 किलोमीटर दूर, पता नहीं कहाँ चले गए थे, अल्लाह बेचारे। तो 18,000 को 18 बकरे आए थे उसमें, मेरे 4 आए, मैंने 4,000 रुपये बिस्मिल्लाह करके दे दिए। कॉस्टिंग हर जगह तो भाई दोस्त है सारे, बात यही तय हुई है कि जिसका जो भी बकरे आए हैं उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बकरास कर लो। अब शहीर के 3 है, 3,000 रुपए दे देगा, अली के 5 है, 5,000 दे देगा, मेरे 4 है, 4,000 रुपए दे दूंगा, समीर के कुछ और है। दुनिया के हर काम में तो कॉस्टिंग है मेरा बेटा। हाँ, बस ये है कि मैथ्स थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब भी, एक चीज आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा है, कॉस्ट यूनिट इज नॉट ऑलवेज अ सिंगल आइटम। जरूरी नहीं कॉस्ट यूनिट में एक सिंगल आइटम हो, देखना है वो बिकता किस तरह है, तो उसकी कॉस्टिंग भी इस तरह हुई होगी। सही, यानी सॉक्स किस में बिकते हैं, ग्लव्स किस में बिकते हैं, लेकिन चेयर किस में बिकती है। वेरी गुड। एसी किस में बिकता है, फैन किस में बिकता है, समझ में आ रही है।
लेकिन अगर आपको याद हो क्रॉकरी लेने गए हो तो कप सॉसर कप लेते हैं तो 6 के या 12 मिलते हैं, ग्लास लेने जाते हैं तो 6 मिलते हैं, या 12 ले लो या 18 ले लो। एक लड़का बहस कर रहा था, देखो बच्चे है ना उल्टी सीधी बहस बहुत कर रहे हैं। सर मैंने गया था, मुझे तो एक ग्लास मिल गया, वो बेचारे का कोई टूटा हुआ होगा सेट तो उसमें से एक बचा होगा तो वो तुझे दे दिया। भाई बिकता यूं नहीं है। वो एक लड़के ने बोला सर बनानास बनानास किस तरह बिकते हैं, केले। अब तुम किसी बनाना वाले का गए, बोले यार एक केला दे देना मुझे यार एक, बोल रहा यार बेचारा गरीब गुरबा लग रहा है, उसने ऐसे ही बेचारे ने कहीं टूटा हुआ होगा, बोला ये दे भाई तू ऐसे ही खा ले। तो कॉस्टिंग थोड़ी हुई मेरा बेटा, वो तो तुम्हें ऐसे ही दे दी उसने मोहब्बत में। बोला मैं एक केले के पैसे क्या लूं इससे। लेकिन जब तुम उससे पैसे पूछोगे तो वो पर डजन ही बताता है। पीच लेंगे तो पर केजी के हिसाब से ही मिलता है। नेक्स्ट लिखना, इसके नीचे जाके लिखना, वन थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, बिल्कुल अपने डेली टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से बता रहा हूं। वन थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट अ कॉस्ट यूनिट इज नॉट ऑलवेज अ सिंगल आइटम। A cost unit is not always a single item। बस इतना ही याद होना चाहिए जितना इसमें लिखा हुआ है मेरा बेटा। A cost unit is not always a single item. It might be per piece, per kg, per dozen, पर यार्ड या पर मीटर लिख देना, एक्सेट्रा। एक और समीर बेहतरीन एग्जाम्पल प्रैक्टिकल अप्रोच की शायर, हम शादी के कार्ड छपवाने के लिए जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, क्या तुम विजिटिंग कार्ड छपवाते हो? अली मेरे ख्याल से कराची में कोई ऐसा बंदा नहीं जो एक कार्ड छाप के दे तुम्हें, जाके देख लेना, छाप दे तो मेरा नाम बदल देना जाओ। कम से कम 100 बोलेगा, कम से कम 300 बोलेगा, या कम से कम 500 बोलेगा। उसने कॉस्ट यूनिट जिसमें फिक्स करी होगी शायद इतने तुम्हें छपवाने पड़ेंगे। बोलेगा सर एक कार्ड नहीं छाप के दूंगा। बोले क्यों? बोले भाई जिस प्रिंटिंग प्रेस में जाता है तो उसमें शीट में एक साथ 1000 कार्ड निकलते हैं, मैं एक कार्ड के लिए कैसे कागज रखूं, गत्ता रखूं? तो छपता है तो पूरे 1000 पर आता है। ये स्टैंडर्ड हो गया समीर, हमारे कहने से दुनिया थोड़ी चलेगी। तुम मिसाल बहुत प्यारी देता हूँ, टॉवेल है, टॉवेल बात टॉवेल्स है, तुम बोलो मैं पर केजी के हिसाब से तौलिए बेचूंगा आज, बेच लो जाओ। वो पर पीस के हिसाब से ही बिकता है और उसके साइज के लिहाज से, बड़ा होता है तो ज्यादा पैसे होते हैं, बड़ा और से बड़ा लार्ज होता है तो उसके लिहाज से पैसे होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, कुर्ता शलवार पर पेयर के हिसाब से, यानी कि एक सूट कितने का बन रहा है तो उसकी इन्होंने कॉस्टिंग करी होगी। ये लॉन के सूट और ये जो खाड़ीज हैं और ये जितने भी ब्रांडेड स्टोर्स हैं जिन्होंने सूट के जो रखे हुए हैं, आप सोचो सारी कॉस्टिंग का कमाल है। इतने बड़े बड़े कॉस्ट अकाउंटेंट रखे हैं, सारे कपड़ों के पैसे, कलर के पैसे, फैक्ट्री के पैसे, एक्सपेंसेस के पैसे, ऐसी एक्यूरेट कॉस्ट निकलनी चाहिए कि मैं समीर से बोलूं भाई कि ये जरा बताओ ये मार्कर कितने का बना है, हर कॉस्ट इसके अंदर शामिल हो। और हर कॉस्ट मिलाने के बाद आखिर में एक चीज ना भूलना, वेरी गुड जहीर, काम क्यों कर रहे हैं? एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, भाई काम क्यों कर रहे हैं? अब ये अली ने अगर मुझे परफेक्ट इसकी कॉज बताई हो कि सर ये 50 रुपए का पड़ा है, मैंने अली से 4 मरतबा बोला पक्का देख ले भाई, पक्का, यस सर, सब डाल दी इसमें, यस सर। अब जब इसने 50 रुपए मुझे कॉज बोली, मैंने इसमें 30 रुपए अपना प्रॉफिट रखा और 80 रुपए का बेच दिया। एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल याद रखना, 80 रुपए माशाल्लाह 30 रुपए प्रॉफिट रखा है,
5000 मार्कर बनाए थे, सारे बिक गए। हिसाब किताब कर रहे हैं, माशाल्लाह फिर भी लॉस हो रहा है। बात समझ नहीं आ रही। 50 का बोला, 80 का बेचा, सारा फाइनल हिसाब करा, इसके बाद भी इतना बड़ा लॉस आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन में गए, इन्वेस्टिगेट होगा शहीद, बोल रहे सारे डायरेक्टर बोल रहे सीधा सीधा हिसाब है, 50 रुपये बोला है, 80 रुपये का बेचा है। फिर भी सारा फाइनल हिसाब करें तो नेट लॉस आ रहा है। माशाल्लाह अली भाई ने ऐसी प्यारी कॉज बताई है कि क्या पूछा जाए। भागा भागा आया, इन्वेस्टिगेशन में गए, पता चला फैक्ट्री का रेंट डालना ही भूल गया था, फैक्ट्री का लाइट का बिल ही डालना भूल गए थे। हालांकि 4 मरतबा पूछा था कि भाई अली सही कॉस्ट निकाली, यस सर यस सर। जब वापस कॉस्ट निकाली तो पता चला 90 रुपए का तो पड़ा है। ओए हुए ब्लंडर, गुनाहे कबीरा बोलता हूं उसको मैं, क्या बोलता हूँ, गुनाहे कबीरा। ये 90 कोट करता तो फिर कितने में बिकता? जाहिर सी बात है, इन्होंने कोट कितना करा तो मैंने भाई दिया 80, 90 का तो पड़ा था। दुनिया की हर बुक में लिखा हुआ है तलवार से बारीकी वाला काम है कॉस्टिंग निकालना, तलवार से भी बारीक काम है कॉस्टिंग निकालना। क्या बात कर रहे हो। ये हायर वाले ने ये यूनिट बनाया है शहीद, कि उनको पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या लगा है। हमारी आंखों से तो यही दिख रहा है ना समीर, कि ये प्लास्टिक लगा होगा, अंदर मोटर होगी, ये लाइटें भी लगी होंगी, एलईडी कुछ लाइटें होंगी, कुछ कुछ सेंसर भी होंगे और रिमोट भी होगा, और ये पाइप भी जा रही है, आउटर भी तो होगा। अच्छा उसके अंदर कंप्रेसर भी तो होता है, और इसके अंदर गैस भी तो होती है, उसमें मोटर भी तो होती है, सर्किट होते हैं। तो भाई ये तो हम वो बात करें, हम कोई पीएचडी नहीं, हमें जो थोड़ा बहुत पता है। अली ने थोड़े बाद बोला सर मोटर भी तो लगी होती है, हवा भी तो आ रही होती है, किसी से आ रही होती है, ठंडक वाली हवा। प्लास्टिक है, स्क्रू होंगे, लाखों किस्म के तो स्क्रू होंगे मेरे ख्याल से, हजारों किस्म के नट बोल्ट होंगे। कैसी एक्यूरेट कॉस्ट निकाली होगी हायर वालों ने, डॉलेंस वालों ने, ग्री वालों ने, जर्नल वालों ने, कि तुम बिल्कुल एक्यूरेट कॉस्ट निकाली। और फिर शहीद ने बोला सर ये 1,10,000 रुपए का इन्वेटर आप बेच दें। तो अब शहीद की होशियारी है ना भाई, 2 5 6 डिजिट के अंदर सैलरी होती है कॉस्ट अकाउंटेंट की, क्या बात कर रहे हो। सबसे मेन बंदा होता है कॉस्टिंग के अंदर यार। 5 5 6 6 लाख रुपए सैलरी है महीने की उनकी, सारा उसी पे है। लेकिन ऐसी एक्यूरेट कॉस्ट निकाल के दो, उसके अंदर फिर फैक्ट्री का रेंट भी है। चलो छोड़ दो, आगे की बात बता रहा हूँ, आगे बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिस मजदूरों ने खाना खाया है ना फैक्ट्री में, उसके भी पैसे इसके अंदर है। इतनी बारीकी वाली बात कर रहा हूँ। मशीन ऑयल तो है ही है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, सिक्योरिटी गार्ड है। तुम्हारे जो दिमाग में नहीं आ रही ना वो कॉस्टें हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है। समझ में आ गया होगा कॉस्ट यूनिट का मतलब। हालांकि बच्चों का रुझान नहीं था, कॉस्ट यूनिट का मतलब 1 यूनिट। नो मोबाइल, अच्छा बहुत आसान है, फाइनल एंड कस्टमर में वो जिस तरह बिकती है वो उसका कॉस्ट यूनिट है। मोबाइल किस तरह बिकता है, जाहिर सी बात है, पर डजन रखेंगे कौन लेगा। मैं एक मोबाइल ले जा रहा हूँ, बोल रहा है नहीं भाई 12 बिकेंगे, बोल रहा है भाई मैं 11 और क्या करूंगा, पागल है क्या, 11 कहाँ रखूंगा, बोला हमें नहीं पता। देखो ये दुनिया में स्टैंडर्ड। पंखा लेने जा रहे हैं, चाहिए हमारे घर में एक कमरे में एक पंखे की जरूरत है, बोले 12 दूंगा। अभी 12 कहाँ लगाएंगे यार। हाँ लेकिन हम डाइनिंग टेबल लेने के लिए जाते हैं, डाइनिंग टेबल, तो उसका स्टैंडर्ड होता है 4 कुर्सियों का मिलता है, या 6 कुर्सियों का होता है, या 8 कुर्सियों का होता है, या 10 का होता है, जो भी है। उन्होंने इसकी कॉस्ट यूनिट इस तरह फिक्स करी हुई है। लेकिन जो नॉर्मल कुर्सी है, जो स्टूडेंट वाली कुर्सी है, जो ऑफिस वाली कुर्सी है, अगर एक कुर्सी चाहिए तो एक की इसकी कॉस्ट यूनिट पर पीस होगी। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समीर लिखिए, कॉस्ट यूनिट इज नॉट ऑलवेज अ सिंगल आइटम।
It might be a batch, per dozen, per kg, per pair लिखा है, per pair लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेट्रा। और फिर नेक्स्ट टाइम में लिख लेना चाहिए इसके बाद, द कॉस्ट यूनिट ऑफ शूज इज पर पेयर, द कॉस्ट यूनिट ऑफ शूज इज per pair, the cost unit of apples is per kg। थोड़ी एग्जाम्पल लिख लोगे? डन है बेटा? अच्छी तरह समझा? कोई सवाल? जिस तरह प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर को बेची जाती है, उसका कॉस्ट यूनिट भी इसी तरह से आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, बेसिक एलिमेंट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, थ्योरी स्टार्ट हो गई है बेटा। There are three basic elements of a cost unit. The cost there are three basic elements of a, दुनिया की कोई भी चीज तीन चीजों पे मिलकर बनती है। There are three basic elements, दुनिया का कोई भी चीज जो है तीन चीजों से मिलकर बनती है। There are three basic elements of a, number one material, number two labor, number three expenses। दुनिया की हर चीज कॉस्टिंग में शहीद तीन चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? याद रखना, 110% एक एमसीक्यू है, सही तरीके से याद करके जाना होगा। ये सारी आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तकरीबन मेरे लिहाज से 12 नंबर के एमसीक्यूज, 6 एमसीक्यूज इस चैप्टर से पक्के हैं जो हम पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर में से। नेक्स्ट हेडिंग डालो, देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यूनिट हो गया। इसके बाद लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। थोड़ा तेज लिखो, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, there are two different types of cost. Number one direct cost, number two indirect cost। number one direct cost, number two indirect cost। पहली कौन सी है? नंबर टू पहली हेडिंग डालो डायरेक्ट कॉस्ट की, इसकी डेफिनेशन लिखो डायरेक्ट कॉस्ट की। A direct cost is a cost
which is directly allocated to the cost unit. A direct cost is the cost allocated to the cost unit. Directly allocated to the, और करके एक और डेफिनेशन सही लिख लेना. A direct cost is a cost which is directly traced out, TRACED, traced out. A direct cost is the cost traced out, TRACED, traced out to the cost unit. Directly allocated to the cost unit, directly traced out to the cost unit. और तीसरा लिख लेना, उसके साथ ही लिख सकते हो तो अगर directly hit या directly involved in the cost unit. अभी समझाएंगे तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज समझ में आ जाएगा. शायद इसके लिए डायरेक्टली ट्रेस्ड आउट, डायरेक्टली हिट, HIT हिट, और डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कॉस्ट यूनिट. 3 लाइनें छोड़ देना एग्जाम्पल के लिए, अभी लिखवाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा. इनडायरेक्ट कॉस्ट की हेडिंग डालोगे और इसको शहीद नोट करके लिख देना तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. एन इनडायरेक्ट कॉस्ट An indirect cost is a cost which is not directly allocated to the cost unit. जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं लगता, not allocated to the cost unit. Not allocated to the, और करके लिख लेना, indirect cost is a cost which is not directly traced out to the cost unit. Not directly traced out to the cost unit. Directly उस पे traced out नहीं होती. अब मेरे एक सवाल का जवाब दो सारे. क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट? वो तो बहुत आगे की बात है. तुम्हारे सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल कोटर कर रहा हूँ. ये मेरे हाथ में क्या चीज है? अच्छा, पूरे MA1 के अंदर मैं इसी की एग्जाम्पल शहीद सबसे ज्यादा हूँ. क्या हमारी समीर जब भी MA1 की क्लास होगी मैं तो समझ जाना हमारी मार्कर्स बनाने की फैक्ट्री है. बार बार नहीं, हर क्लास में नहीं रिपीट करूंगा, ये पूरे कोर्स में यही एग्जाम्पल चलेगी. हमारे किस चीज की फैक्ट्री है? ये व्हाइट बोर्ड मार्कर्स. यानी हमारी माशाल्लाह कंपनी का नाम डॉलर है, डॉलर कंपनी. ठीक है, बिल्कुल एक मासूमाना सवाल. अभी कोई कॉस्टिंग वॉस्टिंग कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं. कि मेरे हाथ में क्या चीज है? तुम्हारी आंखों से कोई बहुत PhD में नहीं घुसना, कोई बहुत कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना. ये एक मासूम सा प्रोडक्ट मेरे हाथ में है. बता सकते हो इस पे कौन कौन सी कॉस्ट लगी हुई है? कौन कौन सी कॉस्ट लगी होगी? मटेरियल में मतलब नाम लो. प्लास्टिक, इंक है, जो दिख रहा है जो प्रिंटिंग हुई है, वेरी गुड. और ये इसकी टिप है, दिख रही है. कवर है, बैक कवर है. ये जो आंखों से तुमने अभी देखा, कोई तुम बगैर पढ़े लिखे इंसान हो, यानी एक जाहिल से तुमने सवाल पूछा यार इस पे कौन कौन सी क्या क्या चीजें लगी हुई हैं. अली जो नाम वो बंदा ले, मैं वो इंसाइक्लोपीडिया में घुसने की बात नहीं कर रहा. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट. जो आंखों से दिख जाए, जो एक आम आदमी आराम से आइडेंटिफाई कर ले, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट. जो भी आपकी आंखों से, भाई इंक डली होगी, एक लड़के ने कहा सर अंदर स्पंज होता है. हाँ भाई चलो, स्पंज होता है ना, स्पंज जिसके अंदर इंक होती है, वो है. कवर है, बैक कवर है, प्लास्टिक है, गुड, दैट्स इनफ, फेयर इनफ. इनडायरेक्ट कॉस्ट.
इस पूरे मार्कर में कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड लटकता हुआ नजर आ रहा है? अब ये थोड़ा कमाल हो गई, थोड़ी अंदर घुसने वाली बात हो गई। इस डॉलर की जहां पे फैक्ट्री होगी उसके बाहर 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े करे हैं। उन सिक्योरिटी गार्ड की 20-20 हजार रुपए महीने की क्या है, वो इसी फैक्ट्री से दी जाती है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिसने इसको बनाया है वो डायरेक्ट कॉस्ट, जिसने प्रोडक्ट को बनाया है वो डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट में आएगा, उसने प्रोडक्ट को नहीं बनाया। इनडायरेक्ट में आएगी। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इसमें नहीं लग रही। इलेक्ट्रिसिटी से क्या चला, मशीन चली। मशीन चली तो प्रोडक्ट बना। वेरी गुड। फैक्ट्री का रेंट कहीं नजर आ रहा है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिक्योरिटी गार्ड वाली कहीं पे दिख रहा है कि मशीन खराब हुई थी, 50,000 रुपए के पार्ट्स लगवाए? इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, जितनी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट कॉस्ट होती है इतनी ही इंपॉर्टेंट। बस ये तो हम पढ़े लिखे वाली दुनिया में आ गए तो सबको अलग अलग करते जा रहे हैं। कॉस्ट तो सारी फैक्ट्री से लग रही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस पढ़े लिखे वाली दुनिया में आ गए और जरा सोफिस्टिकेटेड बातें तो सबको अलग अलग करते जा रहे हैं। लग तो एक ही बंदे की कॉस्ट रही है। मेरा सवाल है, कितना प्यारी एग्जाम्पल है, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि डॉलर की मार्केट वाले के पास गए, किस चीज का कारोबार है, क्या बनाते हैं? जोर से बोलो। आप बैठे हुए बात कर रहे हैं, डॉलर की कंपनी वाला जो ओनर है बोल रहा है यार हर महीने, और से सुनना मेरी बात, हर महीने 2 लाख रुपए का पेट्रोल आता है, 2 लाख रुपए का डीजल आता है, या 2 लाख रुपए का ऑयल आता है। मेरा सवाल है, वो ना पेट्रोल हम पीते हैं ना लेबर पीती है, लेकिन जब लाइट जाती है तो जनरेटर में डलता है, और फिर जनरेटर स्टार्ट होता है, तो जनरेटर स्टार्ट होता है तो प्रोडक्शन होती है। अभी तुम्हें बेस्ट एवर एग्जांपल दे दूं, कहां पे बैठे हो, IQ स्कूल, कल परसों ही बोलने कि 70,000 रुपए का डीजल डल रहा है तकरीबन महीने का। कॉस्ट देखो, सही बोल रहे, 70,000 रुपए का डीजल। क्या वो डीजल तुम लोग सुबह आके एक एक कप पीते हो IQ में आके, या मैं कि चलो भाई पी लो और स्टार्ट हो जाओ? हमारा किस चीज का काम है, एजुकेशन का। और कॉस्ट क्या लग रही है, डीजल की, पेट्रोल की। किसी फैक्ट्री में जाओगे, बोल रहा है यार 1 लाख रुपए का इंजन ऑयल आता है, हालांकि बेचारा वो मशीन ऑयल इस पे लगता भी नहीं है, लेकिन वो मशीनों में डलता है तो मशीनें चलती हैं। मशीनें चलती हैं तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ, लेकिन एक और बात बता दूं अली, अगर कोई ऐसा ऑयल, स्पेशल कोई ऑयल जो प्रोडक्ट पर लगता हो, वेरी गुड मेरा बेटा, वो क्या हो जाएगा फिर? अगर इसके ऊपर क्या हो रही है, फिनिशिंग कर रहे हो और पॉलिश कर रहे हो, तो जो पॉलिश आ रही है शहीर, वो क्या होगा? बहुत आराम से समझा दिया है मैंने। तो जो फैक्ट्री है उसमें रोजाना सुबह 6 बजे झाड़ू लगाने के लिए स्वीपर आता है। फैक्ट्री साफ करने के लिए कौन आता है सुबह सुबह? और पूरी फैक्ट्री की क्या करता है, झाड़ू लगाता है, डस्टिंग करता है, मशीनों को साफ करता है, कचरा उठाता है, कटिंग वटिंग में जो है इतना इतना कचरा जमा हो जाता है। 20,000 रुपए तनख्वाह है महीने की। कहीं दिख रहा है स्वीपर लटकता हुआ? उस स्वीपर ने इसके ऊपर नहीं काम किया। समझ में आ गया या नहीं आया?
वो तमाम कॉस्ट आसान मादरी जबान में, वो तमाम कॉस्ट जो प्रोडक्ट पर लगती है डायरेक्ट है, और जो तमाम कॉस्ट जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली, कहीं पे ये प्रोडक्ट पे ट्रांसपोर्टेशन यानी शेजोर का 20,000 रुपए किराया दिया है, मटेरियल जहां से आया था, हैदराबाद से मंगवाया था, पंजाब से क्या मंगवाया था मटेरियल, शेजोर ट्रक वाले ने 50,000 रुपए किराया लिया, कहीं दिख रहा है 50,000 रुपए किराया? लेकिन मेरा सवाल है अली, अगर मटेरियल नहीं आता यानी प्लास्टिक नहीं आता तो मार्कर भी नहीं बनता यार समीर। नहीं यानी बात समझ में? तुम्हारी गारमेंट फैक्ट्री है, तुमने कपड़ा मंगवाया कहीं से, किसी मिल में से, उसने 25,000 रुपए किराया लिया है तुमसे ट्रांसपोर्ट के। अगर वो कपड़ा नहीं आता तो कुर्ते शलवार बनाते कैसे यार? कैसी बातें कर रहे हो? हैव यू गॉट माय पॉइंट? जितनी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट कॉस्ट है इतनी ही इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। या यूं कह लो, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से मिलकर प्रोडक्ट बनता है। अब तो समझ में आ गई होगी बात, ये नहीं? श्योर? पक्का? नेक्स्ट लिखो, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर लिख लो, इन मैन्युफैक्चर, जो मैंने 3 लाइनें छुड़वाई थी ऊपर, इन मैन्युफैक्चरिंग मार्कर्स, in manufacturing markers plastic ink sponge टिप कवर बैक कवर। अली ये सब किसकी एग्जाम्पल है? ये सब डायरेक्ट कॉस्ट में लिख रहे हो? हाँ, इन मैंने ऊपर लिख भी दिया शायद कि इन मैन्युफैक्चरिंग मार्कर। अच्छा, ये चेंज होगा, वेरी करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जरा बताना, ये जो प्लास्टिक की चेयर जिसपे तुम लोग बैठे हुए हो मेरा बेटा, तुम्हारी आंखों से क्या दिख रहा है कि इसमें क्या क्या लगा होगा? स्टील है यानी लोहे की पाइपें हैं, स्क्रू है, सामने दिख रहा है। और ये रबड़ लगे हुए यानी इसकी क्या बोलते हैं, पैकिंग जो है, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट है। थोड़ा सा और जाओगे तो बच्चे ने बोला सर जिस लेबर ने इसको बनाई है वो भी है डायरेक्ट लेबर, इसी लेबर ने ही बनाई होगी ना यार, वो भी डायरेक्ट लेबर है। समझ आ गई या नहीं आई? इनडायरेक्ट लेबर में इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाके लिखो, एग्जाम्पल में लिखो, इन मैन्युफैक्चरिंग मार्कर्स मशीन ऑयल, डीजल, ग्रीस, सुपरवाइजर, स्वीपर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आगे पीछे करके भी लिख सकते हो शायद। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, सुपरवाइजर हो गया, डीजल, फ्यूल, ग्रीस आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक बड़ी याद आई एग्जाम्पल, बड़ी शानदार सी। मैं क्या कह रहा था, डीजल फ्यूल, ये इस पे बात कर रहा था। हाँ, सुपरवाइजर की बात कर रहा था। देखा होगा तुम लोगों ने फैक्ट्रियों के अंदर 50 या 100 लेबर काम कर रही है। कितने काम कर रहे हैं? ये वो लेबर है जो प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन तुम्हें पता है इनके अंदर एक बड़ा मसला है, इनके ऊपर जब तक डंडा ना दिया जाए तो ये काम नहीं करते। तो 100 लेबर के ऊपर समीर, या 200 लेबर के ऊपर हमने मैक एक सुपरवाइजर बिठाया हुआ है। अली देखो कैसा जबरदस्त है, वो आराम से कुर्सी और मेज लेके बैठा हुआ है और चौधरी बना हुआ है।
और उसकी नजर क्या है, 200 पूरे मजदूरों के ऊपर है। सर वो क्या कर रहा है, देख रहा है जो मजदूर मस्ती कर रहा है या काम नहीं कर रहा, उसको बोल रहा है भाई क्या कर रहे हो। उसके पास पावर है, जिसको चाहे निकाल भी दे और जो कोई किसी नए को रख ले। सब मजे की बात, आज तक एक मार्कर उठा के इधर से इधर भी नहीं करा होगा। खुद तो एसी में बैठा हुआ है, कुर्सी लगा के फैन के नीचे, और लेबर काम कर रही है सामने। मजे की बात, लेबर की तनख्वाह है 20,000, लेकिन उसकी तनख्वाह है 50,000। एक लड़के ने कहा सर ये कैसा। मैंने कहा ये इसलिए है कि वो बोल रहा है कि मैं सबसे मुश्किल काम तो मैं कर रहा हूँ। बोले क्या, मैं इन सबसे काम लेकर दे रहा हूँ आपको। ये तो बड़े हडराम है, काम ही नहीं करते, मैं इनको टाइट करके रखता हूँ। और बात बिल्कुल सही है, 8 बजे का टाइम होता है तो 7 बजे वो आया हुआ होता है, अटेंडेंस लगाता है। 9 बजे रात को जा रहे होते हैं तो सब चले जाते हैं, वो 10-11 बजे जाता है। काम प्रोडक्ट पे नहीं कर रहा। कभी मारकर उठा के इधर से इधर भी नहीं करे होंगे उसने, मेरे ख्याल से। तो जो सुपरवाइजर है वो बेस्ट एवर एग्जाम्पल है। एक फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से कि 250 के ऊपर या 500 के ऊपर एक लगते हैं, या 1000 के ऊपर एक डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर होता है। तो वो जो लेबर जो प्रोडक्ट बना रही है दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ गया नहीं आया, एक्टिव बिल्कुल। और जो अली तुम्हारे समझ में आ गया नहीं आया, हाँ बोलो। हम इसके ऊपर नहीं आए अभी, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। वेरी गुड, फिर मैं तुमसे पूछूंगा अकाउंटेंट और एडमिन वेडमिन, वो बात की बात है, सही है, वो अभी महफूज रखा हुआ है। ठीक है, डन है। क्या क्या कर लिया हमने, कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन पढ़ ली, 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यूनिट कर लिया। चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा, खतरनाक ताबड़तोड़ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईद से पहले ही करवा दूंगा, पूरा नहीं होगा, मतलब मेन चीज। फिर बताया देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड वो अली हमारा आएगा, वो एक बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल सेपरेट है। पक्का है, इधर तक हो गया, जल्दी बताओ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, अब इधर से एक कहानी शुरू हुई है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमने पूरा कर लिया ना। अब जरा सुनिएगा, अभी कुछ लिखना नहीं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज में तुम यही लिखोगे। हमने पढ़ा था देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यूनिट, क्या था। वेरी गुड बेटा अली, इसमें था मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, सही है। अब ये देखो, ये एक और टेक्निकल, एक और खतरनाक टेक्निकल चीज, मटेरियल असल में 2 टाइप का नहीं है। कॉस्ट 2 टाइप की हुई ना, तो उसकी वजह से मटेरियल भी 2 टाइप का हो गया। एक कहलाता है, वेरी गुड बेटा सर, ये लिखने की खास वजह अभी बताऊंगा क्या है, डायरेक्ट। और दूसरे का मेरा बेटा, फिर मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मटेरियल तो एक ही जैसा होता है, लेकिन कॉस्ट चेंज हुई ना, कॉस्ट की डिफरेंशिएट पढ़ा तो पता चला मटेरियल को भी उसने डिवाइड कर दिया। इन द मीन टाइम शायद यही चीज लेबर पे भी अप्लाई हो गई कि 2 किस्म की लेबर हो गई। एक हो गई डायरेक्ट लेबर और एक हो गई, शाबाश मेरे बच्चे। तो ये एक तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए एक बेहतरीन, जिस तरह लिखूंगा इसी तरह कॉपी कर लोगे। और इन द मीन टाइम ये भी यही हो गया, 3 बेसिक एलिमेंट में तीसरा कौन सा था, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और उससे तो आप बेफिक्र हो जाओ इंशाल्लाह। अब आपकी मेहनत कितनी है, आप कितना याद करके जाते हो, ये आपके ऊपर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, एग्री करते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो काइंड नहीं थी, असल में हुआ ये है कि लेबर और डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट डिफरेंशिएट हुई, तो उसकी वजह से मटेरियल भी हो गया। अब हम अपनी एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ताकि तुम्हें याद रहे ना। सही, हम क्या एग्जाम्पल बना रहे हैं, फॉर इफ वी
मैन्युफैक्चर्ड, हम क्या मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं? मार्कर्स। अब वो मार्कर के अंदर मैं जरा बताओ, मार्कर्स के अंदर जो मटेरियल हो और डायरेक्ट वाली मटेरियल हो और, तो वो है प्लास्टिक, क्या ख्याल है बच्चों? इंक है, टिप है, स्पंज है, क्या ख्याल है? बस मोर देन इनफ है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मटेरियल हो और इनडायरेक्ट हो, मटेरियल की फॉर्म में हो और मशीन ऑयल है, समझ में आ रही है बात? क्या है? वेरी गुड। ग्रीस, ग्रीस भी तो लगती है, नहीं है ये बात समझे? पेट्रोल। फिर बोल रहा हूं मटेरियल हो और इनडायरेक्ट हो। सर डायरेक्ट लेबर की क्या एग्जाम्पल होगी? हु मैन्युफैक्चर्ड मार्कर, वही डायरेक्ट। वो तमाम, मतलब इंसान का बच्चा हो और वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे काम कर रहा हो, हु मैन्युफैक्चर्ड, वो तमाम के तमाम कारीगर जो प्योरली मार्कर्स पे काम कर रहे हो। नहीं यही बात समझे? सर इनडायरेक्ट लेबर में सुपरवाइजर, वेरी गुड बेटा। इंसान हो और इनडायरेक्ट हो, इंसान हो, स्वीपर, नहीं यही बात समझ में? सिक्योरिटी गार्ड, बेस्ट। ये तुमसे कभी जरूर जो है तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा होगा तो तुमसे एग्जाम्पल पूछेगा, बोलेगा इन डायरेक्ट लेबर की कोई एग्जाम्पल दो, फौरन आना चाहिए स्वीपर, सुपरवाइजर। इंसान हो और इनडायरेक्ट हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 500 मरतबा बोल चुका हूँ। मटीरियल हो और डायरेक्ट हो, मटीरियल हो और इनडायरेक्ट हो, इसको अलग कर दिया। बस ये शरीर हम क्यों जमा हुए, गैदर हुए, हम सारी चीजों को अलग अलग करने के लिए जमा हुए हैं। हर इंसान को कॉस्ट पता है, हर एक जाहिल आदमी को पता है यार, तुम इतनी बड़ी बात करो, एक रेडी वाले को पता है। मुझे रेडी वाला बोलता है थोड़े दिनों पहले, बोलता है सुबह सुबह सबसे पहले साहब 500 रुपए का तो पहले ही सुबह आते ही बिस्मिल्लाह होके हमारा खर्चा हो जाता है। मैंने कहा कैसे? आम वाला था तो बता रहा होता है, मैं जरा बातें करता हूँ जरा प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या हो रहा है। बोल रहा है साहब 300-400 रुपए की तो सबसे पहले सुबह आके शॉप पर खरीदता हूँ, अलग अलग थैलियों के 3 या 4 साइज खरीदता हूँ, 125-150 रुपए का एक पैकेट है। बात तो सही कह रहा है। बोला अगर थैलियां नहीं होंगी तो ये मैं आम बेचूंगा कैसे? अच्छा हम ये तो बोल नहीं सकते कि लाओ भाई अपनी झोली दो उसके अंदर आम ले जाओ, अली अब हमें 2 किलो आम लिए तो हम अपनी किस तरह लेके जाएंगे, हाथ में गिर जाएंगे। मैं कहा बात तो अच्छी करी इसने कि बोला सबसे पहले तो रात को जाते हुए कल की शॉपर्स खरीद लेता हूँ। कॉस्ट तो लग रही है ना यार। तो वो एक अलग बात है कि वो महंगी होती जा रही है, 150 की होगी, 200 की हो गया इन्फ्लेशन की वजह से, फिर उसकी कॉस्ट लग रही है। फिर दूसरा बोला जहाँ खड़ा होता हूँ केएमसी वालों को 150 देने पड़ते हैं, पुलिस वालों को माशाल्लाह थोड़ा खर्चा पानी, वो डेली के एक्सपेंस बता रहा था। बात तो सही कह रहे हैं ना यार। बोला रोज के 500-800 रुपए 1000 रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं यार, यानी महीने के 30,000, आप सोचो। बोला है मुझे बता दें आप 400 रुपए की शॉपर नहीं लूं तो शॉपर के बगैर मैं कैसे आम बेचूं या फ्रूट कैसे बेचूं? बात तो सही कह रहा है ना, मतलब झूठ तो है ही नहीं ना। अच्छा फिर फौरन अली मेरे दिमाग में फौरन सेकंड एग्जांपल जो है ना इम्तियाज की आई कि वो जो एक वक्त में 4-4 8-8 शॉपर जो लोगों को दे रहा होता है, साबुन वाले आइटम अलग, खाने वाले आइटम अलग, रेफ्रिजरेटर वाले अलग, कितनी तेजी से शॉपर जा रहे होते हैं, उसकी भी तो कॉस्ट लग रही होती है। और उसका तो शॉपर बड़ा भारी होता है और उसका जो है शरीर उसने प्रिंट करवाया हुआ है। चलो फ्रूट वाले तो बेचारे सादा देते हैं,
मैं एक बात समझा रहा हूँ, कॉस्ट तो है ना यार। देखो ये पढ़ने के समझ में आता है, उसको हमसे ज्यादा कॉस्ट का पता है। बोला भाई फ्रूट सब्जी मंडी से जो इधर पहुंचाता है मेरे एरिया की तरफ, तो उसका किराया ना चाहते हुए भी तो देना पड़ेगा। डेली कौन पहुंचाएगा? अच्छा एक बात बता, एक दिन पहुंचाएगा, 2 दिन पहुंचाएगा, 3 दिन हो जाएगा, चल मोहब्बत में 5 दिन पहुंचा देगा। सालों साल कौन पहुंचाएगा? किसके पास इतना फालतू टाइम है? अच्छा एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। बात तो सही है, एग्री, कोई दो राय नहीं है इसके पीछे। तो ये कॉस्ट तो लग रही है ना। सुपरवाइजर हो गए, स्वीपर हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसकी एक यूं समझ लेना, अभी देता हूं एक बेहतरीन एग्जाम्पल। क्या है हुआ, ये कि हमने ये मार्कर बना लिया, पूरा प्लेन मार्कर बन गया। अब अरीन ने कहा कि सर इसके ऊपर है ना ड्राई इरेजर, डॉलर और ये सब कुछ और बार कोड वगैरह छपवाना है, तो इसके भी तो पैसे इसके लिए पता चला एक मशीन लानी पड़ रही है। इसकी मशीन अलग आती है, हमें तो पता ही नहीं था। मशीन पूछवाई तो अली पता चला 50 लाख रुपए की मशीन है, किसकी? प्रिंटिंग की। अली शहीद बेहतरीन एग्जाम्पल है समीर। हमारे पास पैसे ही नहीं है भाई, हमने अभी फैक्ट्री डाली है बड़ी मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करके। 2-3 मसाइल हैं। मसाइल नंबर 1, फंड ही नहीं है। प्लेन मार्कर बेचेंगे, दुनिया वालों को कैसे पता चलेगा शहर किस कंपनी का है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है? दूसरा, फैक्ट्री में जो हमने प्लांट डाला है या मशीनें डाली हैं, हमारे पास जगह ही नहीं है दूसरी मशीन डालने के लिए। नई पंचायत, एक और किराए पे जो है फैक्ट्री लो। अली बोला सर क्या करें ऑल्टरनेट? मैं कुछ नहीं भाई, कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ एक काम करो, बाहर से प्रिंट करवा लेते हैं, आउटसोर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लेकिन ये एक डन बात है, सारे नंबर ऑफ मार्कर्स गिन के हम भेजेंगे और वो जो है प्रिंट करके समीर हमें दे देगा, लेकिन एक मार्कर के उसने हमसे 10 रुपए कोट करे, तो 10 रुपए को हम डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देंगे। नहीं यही बात समझ में? जो काम प्रोडक्ट पे हम खुद नहीं कर सकते। हाँ एक और बात बता दूं, फिर बड़ी बेहतरीन एग्जांपल मैं, अगर हम ये प्रिंटिंग काश के खुद कर लेते तो 100 नहीं यकीनन हमें वो प्रिंटिंग शायद 5 रुपए की पड़ती। हम करवा रहे हैं बाहर से, तो एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। उसने भी 5 रुपए की प्रिंटिंग हमें 10 रुपए की करके दे रहा है। अगर इन हाउस करवा लेते तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी सी सस्ती हो जाती। नहीं यही बात समझ में? खुद बनाते तो शायद 5 रुपए और सस्ता पड़ जाता। एक खतरनाक बात शहीद, बोलते हैं टोयोटा कंपनी और सिविक कंपनी 80% गाड़ी बाहर से बनवाती है, सिर्फ इंजन इसका है। इसीलिए 40-50 लाख रुपए के सेमिनार में गया, बोलेंगे 50% भी गाड़ी खुद बनाने लग जाए 20 लाख रुपए की गाड़ी हो जाए। लेकिन कौन पंचायत पाले? चलो भाई बाहर से करवाओ। अच्छा एक और मजे की बात, खुद बना रहे होंगे ना तो अली, उसमें कोई फॉल्ट वॉल्ट आएगा चला देंगे हम, हमारी फैक्ट्री में खुद बन रही डायरेक्टर। बाहर से बनवा रहे होंगे उसके ऊपर हम दादागिरी करेंगे, 10 रुपए दे रहे हैं ना। नहीं यही बात समझे? जब हम बाहर से बनवा रहे हैं, हमें ए क्वालिटी चाहिए, हमें फर्स्ट क्लास चाहिए, हमें यूं चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, देखिए हम क्या दे रहे हैं उसको? पैसे जो बोल रहा है। और हम जो खुद बना रहे होंगे अल्लाह माफ करे, वो अगर फॉल्ट भी आ रहा होगा हम चला देंगे, चलाओ चलाओ चलाओ, कुछ नहीं है। बोलते हैं जितनी प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में खुद इन हाउस करते रहेंगे ना, तो इतने ही पैसे इन हाउस हम करते रहेंगे, इतनी कॉस्ट पर यूनिट हमारी कम होती रहेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा बात कह रहा था। ये तो प्रिंटिंग एक्सपेंस है, ये क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया?
और जो आपके पास यूटिलिटी है, यूटिलिटी बिल हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, फिर आपके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर आपके पास फैक्ट्री का रेंट हो गया। ये सारे अली किस चीज की एग्जांपल है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किसकी एग्जांपल है समीर ये? ना ये मटेरियल है, ना ये, अली क्या घूम रहा है दिमाग? किसकी? अरे वो तो डायरेक्ट में जाएगी ना। और अगर फैक्ट्री वो सैलरी जा रही है सुपरवाइजर को, वो लेबर में आ गया। लेकिन जो फैक्ट्री का रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। पूरी बात करनी होगी, अब तो डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं ना, ये यूं इस तरह से खुलता जाएगा अंदर, और अंदर डिफरेंशिएट होता जाएगा। नहीं यार ये बात समझ में? कोई और एग्जांपल, कोई और दिमाग में चल रहा है? मुझे लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। सब अलग अलग है बिल्कुल। ऐसा कोई काम जो प्रोडक्ट पे करवा रहे हैं और खुद नहीं कर पा रहे, तो हम कहां से करवा रहे हैं? तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। यूनिट उधर जाते हैं, उसके ऊपर पॉलिश होकर आ रहे हैं, कुछ भी होकर आ रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। बहुत बड़ा बड़ा फर्क है। कहां से घुमा कर लाए हो ये जरा देख लो। कोई और भी दिमाग में आ रही है? दिमाग में ट्रांसपोर्टेशन ये आ गया, फैक्ट्री रेंट आ गया, रिपेयर आ गया, यूटिलिटी आ गया। ये बेस्ट है, ये बेस्ट एवर एग्जाम्पल है जो हर कोई कोट करता है। बना लो ये जल्दी से, नए पेज में बिल्कुल इसी तरह कॉपी करोगे। कर लिया? गुड। हाँ कोई और दिमाग में आ रहा हो तो अली जरूर पूछ लो। इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है कि दूसरे बच्चों का भी इसके लिहाज से सही हो जाता है, लेकिन ये मोर देन इनफ है। और हमने ये जरूर लिख लेना चाहिए। हमने एग्जाम्पल में क्या करा है? इफ वी मैन्युफैक्चर्ड, मार्कर के लिहाज से है। इसको पहले ही ये बता देना कि भाई ये मार्कर के लिहाज से लगी लिखी हुई एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ा सा तेज कॉपी कर लो। इधर कॉपी क्यों करना जरूरी, मतलब इसको इधर बताना क्यों जरूरी था? इधर से एक और पार्ट निकलेगा।
लिख लिया, डन। फॉर्मूलों की हेडिंग डालोगे, इधर से फॉर्मूलाज जो है एक्सट्रैक्ट होते हैं। असल में फॉर्मूलाज ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। फॉर्मूले की हेडिंग डालोगे, पहला फॉर्मूला है बच्चों प्राइम कॉस्ट। क्या नाम है? पहले फॉर्मूले का नाम क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ये मिटा दूं बेटा, ये लिख लिया ना, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन मुझे ये तुम्हें इसके साथ ही बताना था, ये थोड़ा सा हटा देता। डायरेक्ट मटेरियल, देखो इधर ये क्या लिखा मैंने, डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर, और ये इधर क्या था, डायरेक्ट। इन तीनों डायरेक्ट डायरेक्ट को ऐड कर दो तो वो कहलाता है प्राइम कॉस्ट। इसलिए मैं कह रहा था, समझ में आ रही है बात? देखो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सारी डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट को मिला दो, पूरा टोटल मटेरियल नहीं बोल रहा, डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरे फॉर्मूला है, थोड़ा तेज काम करो जरा जल्दी जल्दी। दूसरा नाम है FOH, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? FOH का पूरा नाम लिख लेना, फैक्ट्री ओवरहेड्स। FOH का पूरा नाम क्या है? अब कहीं पे अपने पास कहीं पे रजिस्टर में लिख भी लेना, अभी भी लिखवाऊंगा। ये आ गया आपके पास, क्या नाम है तुम्हारा? अरे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल। शाबाश शाबाश। सारी डायरेक्ट को जमा करा तो क्या बना? सारी इनडायरेक्ट को जमा करा दो। सबके होपफुली समझ में आ गया होगा, बल्कि जब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ाया अली तो वो बच्चों को उस तरह ही याद रह गया है। सारी डायरेक्ट कॉस्ट को जमा करा प्राइम कॉस्ट, सारी इनडायरेक्ट को जमा करा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तीसरा लिखोगे, इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं, कन्वर्जन कॉस्ट। क्या नाम है? कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ, किसकी हेडिंग आई है? कन्वर्जन, कन्वर्जन कॉस्ट की का फॉर्मूला है, ये क्या लिखा है जरा बताना। और शायद ये क्या लिखा है? FOH। क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा फैक्ट्री ओवरहेड का क्या था? वेरी गुड, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जमा करोगे तो क्या बना? वो FOH पूरा इधर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड पूरा इधर आएगा। क्लियर है मेरा बेटा? हाँ जी बिल्कुल सही है। लिख लो जरा जल्दी से, कितने शहीद फॉर्मूले लिखवा दिए? 3। पहले का नाम क्या है? दूसरे का? तीसरे का? सही है, गुड। अभी इसमें और फॉर्मूले भी बढ़ेंगे, अभी तक जो पढ़ा है उसमें ये 3 फॉर्मूले कवर हुए हैं। हमने 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यूनिट पूरा करा, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ी,
हमने फिर उसके अंदर बताया मटेरियल 2 काइंड का हो गया, लेबर 2 काइंड की हो गई, एक्सपेंसेस 2 काइंड के हो गए। क्लियर हो रही है बात? अब एक हेडिंग डालोगे नए पेज में जाके, इसमें और भी फॉर्मूले आएंगे, तो जब आएंगे उस वक्त बढ़ा लेना, अगर जगह छोड़नी नहीं उसी वक्त लिख लेना। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालोगे, आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कॉस्ट बिहेवियर। क्या हेडिंग डालोगे? अच्छा एक और काम कर लेना, फैक्ट्री ओवरहेड समीर, फैक्ट्री ओवरहेड FOH, शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारे पूरे ACJ में FOH आ रहा होगा, FOH। फैक्ट्री ओवरहेड का एक और नाम लिख लो, 3 नाम है, अपने रजिस्टर में कहीं पे भी नोट डाउन कर लो, फिर परेशान होगे। फैक्ट्री ओवरहेड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? फिर दूसरा नाम लिखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग, फिर तीसरा लिखोगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या लिखा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड, 3 नाम है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, जल्दी से इसको कवर कर लो, एक छोटी सी चीज, कॉन्सेप्ट। Cause behavior is the way that, एक टर्मिनोलॉजी है, क्या नाम है? कॉस्ट बिहेवियर। क्या नाम है? कॉस्ट बिहेवियर इज द वे दैट कॉस्ट चेंजेस as the level of activity changes. Cost behavior is the way that cost changes as the level of activity, लेवल ऑफ एक्टिविटी को अंडरलाइन कर देना और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना। प्योर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है। बोला कॉस्ट का बिहेवियर ये है कि कॉस्ट चेंज होती रहती है बच्चों, जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होता रहता है। और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे लेवल ऑफ एक्टिविटी। किसकी हेडिंग डालोगे? प्योर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है लेवल ऑफ, लिख लो, लेवल ऑफ एक्टिविटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेवल ऑफ एक्टिविटी मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन, लेवल ऑफ एक्टिविटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। और इसके साथ ही लिख लेना और नंबर ऑफ प्रोडक्शन, इसके साथ ही और करके लिख लेना। लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क और नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, सब नाम है, तुम्हें सब पता होने चाहिए। यानी शहीर अकाउंटिंग की कॉस्ट, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में अली, लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्शन, यानी तुम्हारी फैक्ट्री में कितने यूनिट्स बनते हैं महीने में या एक पीरियड में, जो भी टाइम पीरियड है। वो पर डे भी पूछ सकता है, पर घंटा भी पूछ सकता है, पर महीने भी पूछ सकता है और पर साल की भी पूछ सकता है। उसको क्या बोलते हैं प्योरली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में? यार तुम्हारी कंपनी का लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, इसका मतलब याद रख लेना, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन। यार लेवल ऑफ एक्टिविटी पे भी तो फर्क आएगा।
तो समझ जाना लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ऊपर कॉस्ट बिहेवियर का पढ़ना जरा डेफिनेशन। कॉस्ट का बिहेवियर ये है, कॉस्ट चेंज होती रहती है। डेफिनेटली मेरा बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट चेंज करते जाओगे, तो जब लेवल ऑफ एक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होते रहेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट भी। यार एक सूट, एक शर्ट खरीदा, टी शर्ट खरीदी 1000 रुपए की है, उस दुकान वाले से बोल लो 2 दे दो, तो कितने लेगा? अंडरस्टूड सी बात है। 3 शर्टें ले ली, 4 सूट ले लिए, 4000। एक सूट 1000 का है तो 2 सूट 300। लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जाएगी तो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो कॉस्ट का बिहेवियर ये है, कॉस्ट चेंज होती रहेगी। अच्छा, अगर यूं बोलते कोई 5 कुर्सियां 10,000 की हैं, 5 कुर्सियां कितने की हैं? तो 4 कुर्सियां और 1 कुर्सी, तो क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हैं तो कॉस्ट भी, नंबर ऑफ यूनिट्स कम करते हैं तो कॉस्ट का बिहेवियर ये है। समझ आ गई बात? अंडरस्टूड? एक अंडा 10 रुपए का है तो 2 अंडे 3 अंडे, ऑब्वियस सी बात है, कौन सी नई बात है। लेकिन बस इधर क्यों बताया गया? इधर इंग्लिश नहीं पता थी कि लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है और कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है। यूजुअली कॉस्ट बढ़ती ही है। नेक्स्ट हेडिंग डालना अब। सर इधर ये बताने की वजह, अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इससे रिलेटेड होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नई हेडिंग है, नई हेडिंग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, पूरी एक ही हेडिंग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अगर तुम इसका लघुवी मायने भी करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। बोल रहा है डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी कॉस्ट होती है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। पहली देखो, नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट। क्या हेडिंग डाली आपने? फिक्स्ड कॉस्ट। लिखो जरा फिक्स्ड कॉस्ट में। अ फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट which tends to be unaffected, which tends, TENDS, which tends to be unaffected। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, a fixed cost is a cost which tends, TENDS, to be by increases or decreases, by increases or decreases in the level of, फिर सुनना, a fixed cost is a cost which tends to be unaffected by increases or decreases in the level of activity। बोले माशाल्लाह, लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे जितनी भी बढ़ा लो और जितनी भी कम कर लो, उसकी सेहत पे कोई असर। सर अभी तो हमने पढ़ा था कि कॉस्ट का बिहेवियर ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हैं तो कॉस्ट भी चेंज होती है। नाम देखो ना क्या लिखा, फिक्स्ड कॉस्ट is a cost which tends to be by increases
or decreases in the volume of output, in the volume of, हमने क्या लिखा, in the level of activity, बात एक ही है. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एवर एग्जाम्पल, फैक्ट्री का रेंट. फॉर एग्जाम्पल, अब सुनना जरा, आपने साइड एरिया में एक फैक्ट्री ली 1 जनवरी को, 2 लाख रुपए महीने का किराया है. कितना किराया है? एग्रीड. आज 1 जनवरी को तुम्हें चाबी मिल गई. शहीर अली, मेरे ख्याल से 1 महीने में, जनवरी के महीने में चाबी मिली है, 1 महीने में तो शायद सारी लाइटों का काम करवाओगे, जनरेटर रखवाओगे, मशीनें आएंगी, इंस्टॉल होंगे. पता चला मेरे ख्याल से अली 2 महीने गुजर गए फैक्ट्री को सेट करते करते, 1 यूनिट भी नहीं बना, नहीं प्रोड्यूस हुआ. मशीनें आ रही थी, क्रेन वाले को बुलाए, 1000 पंचायतें, कहीं पे सीमेंट का काम करवाना पड़ा, कहीं पे पारी बनवानी पड़ी, कभी किसी को बुलाना पड़ा, किसी एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा. अल्लाह के बंदे, जनवरी का फैक्ट्री का रेंट भी गया पूरा, फरवरी का भी गया, 1 यूनिट भी नहीं बना है. या यूं कह लो अगर अली तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ऑफिशियल प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुई ना वो मार्च से हुई. कि दोनों महीनों में 1 यूनिट नहीं बना. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम. फैक्ट्री का रेंट सेम है. मार्च में अल्लाह ने बरकत दी, 1000 यूनिट बने सबसे पहले. फौरन तो ऑर्डर नहीं आते, तो भी फैक्ट्री का रेंट कितना दिया? 2 लाख रुपए. अप्रैल के अंदर माशाल्लाह थोड़े से ज्यादा ऑर्डर मिले अल्लाह का हुक्म से. पहले महीने कितने बने थे? 1000. मार्च में अब माशाल्लाह बने 5000 यूनिट, तो भी फैक्ट्री का रेंट. और मई के अंदर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन हो गई. 10,000 यूनिट बने हैं, तो भी फैक्ट्री का रेंट. और आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते रहे. अचानक अल्लाह ना करे किसी दिन जो है हड़ताल हो गई किसी महीने, तो 1 यूनिट भी नहीं बना, लेबर स्ट्राइक पे चली गई. फैक्ट्री का मालिक बोलेगा ये आपका मसला है भाई, मैंने थोड़ी आपके हाथ रोके थे यार, मेरा फैक्ट्री का रेंट तो दो यार. और अगर 24 घंटे हम फैक्ट्री चलाएं और 24 घंटे हम प्रोडक्शन करते रहें, तो भी फैक्ट्री का रेंट कितना देना पड़ेगा? 2 लाख रुपए ही देना पड़ेगा. नहीं यही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल करके लिखा है आपने फैक्ट्री रेंट. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, टोटल फिक्स कॉस्ट. नहीं उसी के साथ चल रहा है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम as the level of activity increases or decreases. क्या बोल रहा है? टोटल फिक्स कॉस्ट remains the same as the level of activity increases or but fixed cost per unit. Fixed cost decreases as the level of activity increases. गलत गलत नहीं लिखना. क्या लिखा? बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. नहीं फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस. ये एक शहीर एग्जाम्पल है. ये मंथ है, इधर समीर हमने लिखा है नंबर ऑफ यूनिट्स,
देखो आज से ही समझ में आ गया होगा कि हमने कितना पढ़ लिया है, तो मोमेंटम बन जाएगा, तो तुम बेहतरीन हो जाओगे, तुम बोलोगे सर बिल्कुल फ्लुएंसी में। नंबर ऑफ यूनिट्स इधर मैंने लिखा है क्या, अली फिक्स, और आपके लिए मैं एग्जाम्पल भी लिख ले रहा हूँ अपनी तरफ से। एग्जाम्पल में मैंने क्या कोड करा है, कभी भी किसी को बताना हो तो बेस्ट एवर एग्जाम्पल, तुम्हारी बुक में भी, दुनिया की हर बुक में ये एग्जाम्पल है। ठीक है, लिखा फिक्स कॉस्ट, और इधर मैं लिख रहा हूं पर यूनिट। क्या नाम लिखा है, जरा सुनिएगा तो बहुत आराम समझ में आ जाएगा। जनवरी में हमने फैक्ट्री ली है, 1000 यूनिट बने, थोड़े से बना दिए मैंने। फैक्ट्री का रेंट मैंने अपनी तरफ से कर दिया 50,000। फरवरी के अंदर माशाल्लाह 1500 यूनिट बन गए। कितने बन गए, चलो 2500 करो। फैक्ट्री का रेंट कितना दूंगा मेरा बेटा, ये आ गया मार्च, माशाल्लाह 5000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला और बनाया। फैक्ट्री का रेंट कितना आया, दिया, मेरे ख्याल से ये काफी होगी, 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर बना। लेकिन फैक्ट्री का रेंट अपनी जगह पे कायम और दायम है, दैट इज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द। अब क्या है, 50,000 रुपए दिए थे, कितने यूनिट बने थे पहले महीने, 1000 यूनिट्स बने थे, 50 रुपए पर यूनिट आया है आंसर। नहीं आई बात समझे। लेकिन दूसरे महीने में 50,000 बने यूनिट की फैक्ट्री कॉस्ट थी, और 2500 यूनिट बने थे, तो 20 रुपए पर यूनिट हो गया मेरे ख्याल से। देख लो, नहीं आ रही बात समझे, डिवाइड करके देख लो। 50,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट है, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इस दफा कितने यूनिट बनवा दिए, तो 10 रुपए पर यूनिट आ गया, और 50,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट है, और 10,000 यूनिट्स बन गए, 5 रुपए पर। अब जरा ये पैराग्राफ पढ़ना जो अभी लास्ट वाला पढ़वाया है, टोटल फिक्स कॉस्ट, पढ़ो पढ़ो शहीर। टोटल फिक्स कॉस्ट as the level of activity increases, और इधर देखो समीर, total fixed cost remains the as the level of activity increases, और but fixed cost per unit decreases, हमेशा डिक्रीज ही होगी as the level of activity increases। 1000% आपके थ्योरी में सवाल आएगा ये। और लास्ट में क्या करोगे, जब ये कॉपी कर लोगे, ये स्ट्रेट लाइन है, इधर लिखोगे कॉस्ट, इधर लिखोगे नंबर ऑफ, तो ये किसका ग्राफ है, ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। और इधर ये लाइन डाली, और यूं नीचे की तरफ जाएगा, इधर लिखा होगा कॉस्ट पर यूनिट, क्या लिखा है, और इधर आ गया नंबर ऑफ। तो ये कॉपी कर लो जरा। 3 बजे तक क्लास है हमारी, इसके बाद FA1 है ना। हाँ तो 5 मिनट में फिर आ जाओ।